नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, आप में से कई शिक्षक एवं कर्मचारी साथी ऐसे होंगे जिनकी आगामी चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटियां लग चुकी होंगी और वर्तमान समय में वो चुनाव संबंधी ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे या उन्होंने ट्रेनिंग्स ले ली होंगी। तो आज के वीडियो में हम आपको पीठासीन अधिकारियों के द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्र जो होते हैं अनुलग्नक 5 से लेकर अनुलग्नक 17 तक, उसकी जानकारी देने वाले हैं कि वो आप किस प्रकार से भरेंगे, मतदान शुरू होने से पूर्व, मतदान के मध्य में और मतदान समाप्ति के बाद। लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पीठासीन अधिकारियों के द्वारा जो भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्र हैं उनको आप बड़ी ही आसानी से किस प्रकार से भर सकते हैं। तो पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली विभिन्न घोषणाओं में सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुलग्नक 5 के अंडर में पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, इसका भाग 1 देख लेते हैं। मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र का नाम लिख देंगे। अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर हरिद्वार का नाम लिख दिया है जो उसको संसदीय क्षेत्र हमने कहा है। मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए लिख दिया है 45 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ, रूम नंबर जो भी लिखना है आपको, और मतदान की तारीख जिस भी तिथि में आपके राज्य में चुनाव निर्धारित है उस तिथि को यहाँ पर आप उल्लेख कर देंगे। अब उसके बाद ये घोषणाएं हैं कुछ, इनको आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिएगा कि जैसे मॉक पोल आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि वोटिंग मशीन पूर्णतः चालू हालत में है और इसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो ये आप घोषणा करेंगे। इसके अलावा अन्य घोषणाएं हैं, यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मत पत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के अलावा कोई भी चिन्ह नहीं है। इसी प्रकार अन्य घोषणाएं हैं, यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर 17 का पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है, यानी 17 का जब वोटिंग शुरू हो रही थी उससे पहले यह खाली था। इसी प्रकार कुछ अन्य घोषणाएं भी हैं, यह है कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा अन्य घोषणाएं भी हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। यह है कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ ली है और उपस्थित अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे, उसके बाद मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की बारी आती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये शुरू में लिखा गया है अमन, ये है पोलिंग एजेंट, और किसका पोलिंग एजेंट है, जो चुनाव लड़ रहा है एक्स नामक कोई कैंडिडेट। तो पहले आएगा पोलिंग एजेंट का नाम, उसके बाद आएगा कैंडिडेट का नाम। इसी प्रकार से दिनेश नामक कोई पोलिंग एजेंट है और वाई कैंडिडेट का वो पोलिंग एजेंट है। अब इसमें निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। और भी पोलिंग एजेंट होंगे तो उनके भी नाम लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मान लिया कि कोई राज नामक पोलिंग एजेंट है जेड कैंडिडेट का, उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो उसका उल्लेख हमने यहाँ पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर तिथि और समय आ जाएगा। इसके बाद हम भाग 2 में आते हैं। भाग 2 है पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। अब तदंतर वोटिंग मशीन, यदि आपके जो पोलिंग बूथ है उसमें एक से अधिक वोटिंग मशीन आपको आवंटित की गई है तो घोषणा सेम है, लेकिन ये दूसरी मशीन के लिए भी आपको घोषणा करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वही प्रोसेस होगा जो भाग 1 में हुआ था। अब भाग 3 देख लेते हैं, मतदान के अंत में घोषणा। ये महत्वपूर्ण है। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान समाप्त होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचकों का संचालन नियम 1961 के नियम के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17 का जो 17C होता है उसका जो एक कॉपी उनको भी अभी प्रमाणित करके दे दी है। तो यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे, समय डाल देंगे, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप नीचे कि जिन्होंने हस्ताक्षर लिए, रिसीविंग ली, जैसे अमन नामक पोलिंग एजेंट ने रिसीविंग दी है, हस्ताक्षर दिए हैं, तो उनको 17 की एक कॉपी हमने सौंप दी है। इसी प्रकार दिनेश नामक पोलिंग एजेंट है जिन्होंने रिसीविंग दी है हमें,
तो उनका भी हमने यहाँ पर 17 गा की एक प्रति दे दी है। लेकिन हो सकता है कि कोई पोलिंग एजेंट अपने हस्ताक्षर देने से मना कर दे, तो उनको हम 17C की कॉपी नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज नामक कोई पोलिंग एजेंट है जेड कैंडिडेट का, तो उसने रिसीविंग देने से मना कर दिया, हस्ताक्षर देने से मना कर दिया, तो हम इसको प्रारूप 17 गा की एक प्रति नहीं देंगे। नीचे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर दिन, महीना और साल आ जाएगा और समय यहाँ पर आ जाएगा कि कितने समय आपने ये 17C की रिसीविंग उनको दी है। अब इसके बाद जो भाग 4 है, वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात की घोषणा, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। तो जब मतदान समाप्त हो जाता है उसके बाद वोटिंग मशीन को सीलबंद भी किया जाता है। तो वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी मुहर लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी सील लगाने की अनुमति दे दी है। अब ये सील किस प्रकार की हो सकती है? ये सील हो सकती है या तो उनकी अंगूठी का निशान भी हो सकता है सील के रूप में, या उन्होंने कोई सिक्का लगा दिया हो सील के रूप में, तो निशानी रहती है। तो अगर उन्होंने इस प्रकार के मुहर लगाई है, अपनी सील लगाई है, तो उनका यहाँ पर उल्लेख कर देंगे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर जैसे हमने किए। और अगर किसी ने सील लगाने से इनकार कर दिया तो इस घोषणा के निचले हिस्से में जहां लिखा गया है निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने सील लगाने से इनकार कर दिया या सील लगानी नहीं चाहिए, उनका उल्लेख आ जाएगा। नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और तिथि यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भाग 4 भी कंप्लीट हो जाता है जब पोलिंग खत्म हो जाती है वोटिंग मशीन को सील करने का। अब इसमें अनुलग्नक 6 आता है। इसमें ये फॉर्म 14 भी होता है और अनुलग्नक 8 भी होता है इसमें। तो ये दोनों चीज़ें होती है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है कि जब प्रथम मतदान अधिकारी उसका नाम जोर से पुकारता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से देख के, तो वहाँ पर बैठे जितने भी पोलिंग एजेंट हैं उनमें से किसी भी पोलिंग एजेंट को अगर ये शंका हो जाती है कि जिसका नाम जोर से पुकारा जा रहा है वह ये वाला मतदाता है ही नहीं, या उसके भेष में कोई और आ रखा है, तो उस कंडीशन में पोलिंग एजेंट चैलेंज कर सकता है उसके मतदान को रोकने के लिए। तो सबसे पहले पोलिंग एजेंट से जो पीठासीन अधिकारी हैं 2 रुपये नगद जमा करेंगे, उसके बाद की अग्रिम कार्रवाई करते हैं। तो ये रसीद पुस्तिका का प्रारूप आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि श्री एजेंट का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, पोलिंग एजेंट का नाम, और उसके बाद यहाँ पर तारीख और महीना लिख दिया जाएगा। मतदान केंद्र का नाम नीचे आ जाएगा। पीठासीन अधिकारी की मुहर लग जाएगी। संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नाम जो भी आपका चुनाव संपादित हो रहा होगा। उसके बाद देखेंगे सरकार द्वारा जब्त। तो जो इस प्राप्ति रसीद का बीच वाला हिस्सा है उसमें आप देखेंगे सरकार द्वारा जब्त। तो इसमें यदि जो पोलिंग एजेंट है उसका दावा फेल हो जाता है, मतलब वो गलत साबित हो जाता है, तो उसके 2 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और यहाँ पर नीचे लिखा भी जाएगा कि 2 रुपये जब्त किए। लेकिन यदि उसका दावा सही पाया गया तो उसको 2 रुपये वापस कर दिए जाते हैं और यहाँ पर उसके नीचे बीच वाले जो कॉलम की रिसिप्ट है उसके नीचे लिखाया भी जाता है 2 रुपये वापस प्राप्त किया, और उसके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। और जो ये थर्ड पार्ट है इसका आपत्ति शुल्क के लिए रसीद, तो ये रिसिप्ट दी जाती है जो हमारा पोलिंग एजेंट है जिसने 2 रुपये जमा किए हैं, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, मतदान केंद्र का नाम आ जाएगा। और अब यहाँ पर हम कंडीशन देख लेते हैं। यदि उसका दावा फेल हो जाता है पोलिंग एजेंट का तो उसके 2 रुपये जब्त हो जाते हैं और उसको वोट देना दिया जाता है जो मतदाता बन के आया है। लेकिन यदि उसका दावा सही पाया गया कि ये गलत वोटर है तो तब जो संबंधित है उसके खिलाफ थाना अधिकारी को शिकायती पत्र दिया जाता है अनुलग्नक 6 के अनुसार। तो ये शिकायती पत्र का प्रारूप आपकी स्क्रीन के सामने है। इसको किस प्रकार से फिल करना है हमने यहाँ पर आपको बता रखा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मुझे यह सूचित करना है कि श्री, यहाँ पर पोलिंग एजेंट का नाम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, पुत्र श्री उनके फादर का नाम आएगा और एड्रेस, उनका एड्रेस आएगा। निवासी ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षेप किया है जिसे अब जो कांस्टेबल नेम है जिसको भी आप सुपुर्द करेंगे, चाहे कांस्टेबल है चाहे वो कोई सिपाही है, कोई भी होमगार्ड हो सकता है, के सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री, अब जिसके नाम से वोटर बन के आया, नेम ऑफ वोटर होने का दावा किया है, जिसके नाम से वोट देने आया था, ये ध्यान रखिएगा, जिसका नाम हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली के भाग संकेत में दर्शित है, वह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका कि यह वही निर्वाचक है। मेरे विचार से यह छद्मवेशी है, अतः आपसे निवेदन है कि आप भारतीय दंड संहिता की धारा 171 F के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करें। तो ये शिकायती पत्र चला जाएगा, उसको सौंप दिया जाएगा। जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होंगे, होम गार्ड होंगे या कांस्टेबल होंगे, उनको सौंप दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर
आप दूसरे इसके निचले हिस्से में देखेंगे कि यहाँ पर तिथि लिखी जाएगी। प्रति अगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अगर विधानसभा चुनाव रहेंगे तो वहाँ के आरओ को, और यदि संसदीय क्षेत्र के चुनाव होंगे तो वहाँ के आरओ को ये प्रेषित कर दी जाएगी। और यहाँ पर रिसिप्ट भी है, पावती। उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा तारीख इतने बजे मेरे सुपुर्द किए गए। यहाँ संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर का पदेन नाम भी लिखें। तो जो भी रिटर्न ऑफिसर होगा उसका पदेन नाम भी लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अनुलग्नक साथ में देख लेते हैं, निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप। यदि आपके पोलिंग बूथ में कोई ऐसा वोटर आ गया है जिसको देख के पीठासीन अधिकारी को यह लगता है कि यह 18 वर्ष से कम आयु का लग रहा है, लेकिन निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उसको 18 वर्ष या उससे अधिक दर्शाया गया है, तो इस संदेह की स्थिति में पीठासीन अधिकारी संबंधित मतदाता से एक घोषणा ले सकते हैं, जिसका प्रारूप आपकी स्क्रीन के सामने है। निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे की छाप, तो उसके हस्ताक्षर भी ले जाएंगे। मान लिया कोई निर्वाचक ए है और उसके अंगूठे का निशान भी यहाँ पर ले लिया जाएगा। उसके बाद उनके फादर्स नेम या मदर्स नेम या हस्बैंड नेम, जो भी जेंडर है उस इस हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं कि उनके पति का नाम लेना है या फिर पिता का नाम लेना है, माता का नाम लेना है। निर्वाचक नामावली की भाग संख्या लिख देनी है। निर्वाचक की क्रम संख्या, उसकी भाग संख्या और क्रम संख्या क्या है ये लिख देना है। दिनांक लिख देना है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। मतदान केंद्र की संख्या का नाम आ जाएगा और तारीख आ जाएगी। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे इसके निचले हिस्से में अनुलग्नक 9 में, तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है कि कोई घोषणा देने से मना भी कर सकता है और कोई घोषणा दे भी सकता है। वैसे जो फेयर केस होगा वो घोषणा देने में उसको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो भाग 1 में क्या आता है कि उन मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लिया कि कोई बी निर्वाचक का नाम है, उसने घोषणा दी है, तो उसके निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या भी लिख दी गई है। निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु, और जो पीठासीन को लगती है कि उसकी आयु शायद 17 साल या उससे कम होगी, तो वो डाउट भी यहाँ पर लिखना होगा। अब भाग संख्या 2 है जो इसकी, उसमें उन निर्वाचकों की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणाएं करने से इनकार कर दिया है। अगर कोई ऐसा वोटर आ जाता है जो इनकार कर रहा है कि मैं घोषणा नहीं दूंगा, तो उनकी यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की जाएगी, पूरी डिटेल भरी जाएगी, नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और दिनांक यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो ये भाग 2 उनके लिए है जो घोषणा देने से मना कर देते हैं, और भाग 1 उनके लिए है जिन्होंने घोषणाएं दे दी हैं। तो इनको अलग अलग लिफाफे में पैक किया जाता है बाद में। अब इसके निचले हिस्से में आते हैं अनुलग्नक 10 में, नेत्रहीन अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा। अब यदि आपके पोलिंग बूथ में कोई ऐसा निर्वाचक आ जाता है जो नेत्रहीन है, दृष्टिबाधित है, अशक्त है और वह अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट है उसका पहचान पत्र, चुनाव निशान पहचानने में अक्षम हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने साथ एक हेल्पर ला सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कंडीशन यही है कि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और वो केवल एक ही बार हेल्प कर सकता है किसी भी इस प्रकार के मतदाता की। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं उसका जो घोषणा पत्र है वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, हेल्पर का नाम, मैं के आगे पुत्र श्री, उसके फादर्स नेम आ जाएगा, आयु आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, और मैंने आज तारीख इतने को किसी भी मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। ये घोषणा उसको देनी होगी। जैसे हमने पहले बताया कि केवल वो एक ही वोटर की हेल्प कर सकता है इस प्रकार के। और खा में देखिए मैं, तो ब्लाइंड वोटर का नाम आ जाएगा, जो अशक्त है, दृष्टिबाधित है या फिर शिथिलांग है उनका नाम आ जाएगा, और साक्षी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो साथी है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिसने घोषणा दी है पूरा पता उसका आ जाएगा। तो ये घोषणा कर देनी है। तो अब इसके बाद आता है अनुलग्नक 11 जो कि प्रारूप 17 का है 17C। तो इसके बारे में हमने अपने चैनल में पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप हमारे चैनल में विजिट करके इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और इसके बाद अनुलग्नक 12 में पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये भी महत्वपूर्ण अनुलग्नक है, तो इसको भी हमने अपने चैनल में पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब इसके बाद अनुलग्नक 13 है, तो इसमें क्या होता है 16 बिंदुओं की अतिरिक्त रिपोर्ट होती है, प्रेक्षक रिपोर्ट, तो ये जाती है। तो इसके पॉइंट भी हम देख लेते हैं जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं पॉइंट में मतदान केंद्र का क्रमांक, तो ये आपको लिख देना है जो भी मतदान केंद्र आपको आवंटित हो रखा होगा। उसके बाद सीपीएफ की नियुक्ति, यदि सीआरपीएफ इत्यादि जवानों की नियुक्ति की गई है तो हाँ लिखेंगे, अथवा की स्थिति में ना लिखेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति यदि आपके पोलिंग बूथ में हो रखी है तो यस कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं कर देंगे। आपके पोलिंग बूथ में यदि वीडियो कैमरे की व्यवस्था है तो आप हाँ में टिक लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप ना लिख देंगे।
कुल मतदाता, अब मान लिया कि आपके पोलिंग बूथ में मतदाताओं की संख्या 1000 है तो हमने 1000 लिख दी। कुल डाले गए मत, तो मान लिया कि 800 मत पड़े हैं तो डाले गए मतों का प्रतिशत 80% आ जाता है। मतों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि कुल जितने वोट पड़े उसमें 100 की मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें डिवाइड कर दीजिए कुल वोटर की संख्या से। तो यहाँ पर ये 80% इसीलिए निकल के आ गया है 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000। अब कुल अभ्यर्थियों की संख्या, जो कैंडिडेट खड़े थे, मान लिया कि हमारे उसमें 8 कैंडिडेट खड़े हैं तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया है। अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं के द्वारा किया गया, मान लिया कि उनके पोलिंग एजेंट 4 हैं तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ईपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया, तो मान लिया कि 1000 वोटर थे, 800 ने मत किया और 400 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने बिना ईपिक कार्ड की सहायता से वोट किया। अन्य दस्तावेज जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य हैं उनकी सहायता से वोट दिया, तो हमने यहाँ पर इसको 400 लिख दिया है। अब इसके बाद का पॉइंट आता है, क्या जो मॉक पोल है वो अभिकर्ताओं के सामने किया गया है जो पोलिंग एजेंट है, तो हमने यहाँ यस लिख दिया। क्या मॉक पोल क्लियर कर दिया गया, जो छद्म मतदान था उसको मशीन से क्लियर कर दिया गया, तो हमने यहाँ हाँ लिख दिया। क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं सीलबंद किया गया, हमने यहाँ पर हाँ लिख दिया। क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 17 गा की एक प्रति दी गई, तो हमने यस लिख दिया। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय सायं 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया। अब हो सकता है कि इस समय टाइमिंग कुछ और भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि 5 बजे तक ही हो सकता है 6 बजे तक हो। तो यदि निर्धारित समय के बाद भी लंबी कतार है और उन्होंने टोकन प्राप्त कर लिया तो उनका यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। और लास्ट पॉइंट है, क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, यदि हुई होगी तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में ना लिखेंगे। और सबसे नीचे यहाँ पर शुभिन्नक जो मुहर होती है उसको भी लगाया जाएगा हर पेज में। अब यहाँ पर अनुलग्नक 14 देख लेते हैं, छद्म मतदान प्रमाण पत्र। अब इसको देख लेते हैं कि यह क्या है। मैं प्रमाणित करता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए, मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा यहाँ पर, पीठासीन अधिकारी के रूप में विधानसभा या फिर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतदान संख्या केंद्र संख्या ये अंकित कर लेंगे आप और दिनांक डाल देंगे, टाइमिंग डाल देंगे। ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट है। इसमें आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट की संख्या ये उसके पीछे अंकित होती है, इसको आप मान लिया उदाहरण के लिए ये है तो हमने लिख दिया। उदाहरण के लिए बीयू की संख्या ये भी लिख देंगे, वीवीपैट की जो क्रम संख्या है उसको हमने लिख दिया है। अब नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या, तो 50 हमें कम से कम वोट डालने होते हैं जो मॉक पोल होता है। 7 पर्चियाँ अपने आप वीवीपैट से पहले ही निकलती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। यह प्रमाणित किया गया है कि सभी अभ्यर्थी नोटा का बटन दबाए जाने पर ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी अभ्यर्थी कैंडिडेट होंगे उनको कम से कम एक बार तो उनका सामने का बटन दब जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको बराबर का ही वोट दें, लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एक बार कम से कम वोट अवश्य दे दें। और इनका डिवीज़न भी कर सकते हैं इक्वल या फिर अलग अलग पार्ट्स में, तो ये 50 आ जाने चाहिए नोटा को मिला के। तो यहाँ पर इसकी डिटेल आपको लिख देनी है कि एक्स कैंडिडेट को कितने वोट दिए हमने और वो सही पाए गए कि नहीं पाए गए, ये सारी डिटेल यहाँ पर लिख देनी है। तो इस प्रकार के फॉर्मेट को आप भर देंगे। और अन्य कैंडिडेट भी हो सकते हैं, यहाँ पर 1 और 2 ही दे रखे हैं, लेकिन 3, 4, 5, 15 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे उनकी यहाँ पर आपको डिटेल लिख देनी है। अब यहाँ पर इसके बाद ये आता है पॉइंट कि छद्म मतदान के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी को साफ कर दिया है तथा वीवीपैट के पेपर स्लिप्स भी हटा दिए हैं और टोटल बटन दबाकर टोटल के उत्तर में 0 देकर यह भी सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई है। मॉक पोल के समय निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता जिनके नाम अधोलिखित हैं उपस्थित थे, मैंने उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं। अब मॉक पोल के समय जितने भी पोलिंग एजेंट आए होंगे उनके यहाँ पर आपको निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर ले लेने हैं। जैसे यहाँ पर मतदान अभिकर्ता, ये एग्जाम्पल के लिए सारे नाम दर्शाए गए हैं, इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, केवल उदाहरण के लिए ये नाम दिए गए हैं। पार्टी का नाम लिख देंगे, कैंडिडेट का नाम और इनके सिग्नेचर करा देंगे। और एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि जो मॉक पोल हो रहा है तो कोई पोलिंग एजेंट आया ही नहीं, तो उस कंडीशन में उनका थोड़ी देर वेट करना है और उसके बाद अपने आप जो पोलिंग पार्टी है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको लेके आपको मॉक पोल कर देना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन कर देनी है। यहाँ पर मतदान केंद्र का क्रमांक आ जाएगा, मतदान केंद्र का नाम आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है अनुलग्नक 15 नियम 49 डाका के तहत घोषणा।
अब एक इस प्रकार की घोषणा होती है कि यदि कोई कैंडिडेट वोटिंग कंपार्टमेंट में गया, कोई मतदाता उसने अपने कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन वह यह पाता है कि जो वीवीपैट में स्लिप दिखाई दे रही है वो उस कैंडिडेट की दिखाई नहीं दी जिसको उसने वोट दिया, तो उस स्थिति में वह यह दावा कर सकता है। और जब वो दावा करता है तो उसको टेस्ट वोट देने जाने का प्रावधान किया जाता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा। तो उससे पहले एक प्रारूप भरवाया जाता है, घोषणा भरवाई जाती है, जिसका फॉर्मेट आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भारतीय आचार दंड संहिता भी लिखी गई है और सारी जानकारी है। तो इसको पूरा अध्ययन करवा के ही जो वोटर है उसके सिग्नेचर भी कराए जाएंगे, अंगूठे के निशान भी लिए जाएंगे और उसके जितनी भी डिटेल है उनको भर के यहाँ पर निर्वाचक नामावली की भाग संख्या, क्रम संख्या और 17 का में जो उसका मेंशन हो गया है क्रम संख्या, जब वो वोट देने पहली बार गया होगा, जब उसने वोट दे दिया होगा तो वो क्रम संख्या भी यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद दिनांक तारीख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब यहाँ पर अनुलग्नक 16 आता है, निर्वाचक का घोषणा पत्र जिनका नाम एएसडी वोटर्स की लिस्ट में है। अब एएसडी वाले क्या होते हैं? एब्सेंटी, शिफ्टेड एंड डेथ। अब माना ये वोटर बीएलओ जब इनके घर गया तो ये नहीं पाए गए या कहीं और शिफ्ट हो गए थे या फिर इनकी सूचना डेथ के रूप में मिली, तो अगर ये वोटर किसी प्रकार से आ जाएं वोट देने के लिए, वैसे ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी यदि आ जाएं तो उनके लिए प्रारूप ये है, तो उनसे ये घोषणा भरवाई जाएगी इस प्रारूप के अनुसार। और उसके बाद यहाँ पर निर्वाचक के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान भी लगेंगे। अंगूठे के निशान भी अवश्य लगाया जाएगा, ये इस बात का आप विशेष ख्याल रखिए, हस्ताक्षर के साथ साथ। और जो 17 का होगा उसमें भी उनके हस्ताक्षर भी होंगे और अंगूठे के निशान भी लगाए जाएंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है आपको। और इसके बाद जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको आप करेंगे, इसको भर देंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी हो जाएंगे और जो भी फॉर्मेलिटीज़ मांगी गई है। अब उसके बाद आता है अनुलग्नक 17। अब अनुलग्नक 17 क्या है कि मतदान अभिकर्ता, स्थापनापन्न अभिकर्ता गतिविधि शीट। अब जो पोलिंग एजेंट हैं उनके रिलीवर भी होंगे, हो सकता है, या फिर वो कभी बाहर जा रहे होंगे, तो उनकी जो गतिविधि शीट है वो पूरी यहाँ पर मेंटेन करनी है। संसदीय क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिख देना है, अगर विधानसभा का चुनाव हो तो विधानसभा क्षेत्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जिस कैंडिडेट का वो पोलिंग एजेंट है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं। अभ्यर्थी का मीनिंग है जो चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक दल का नाम, उनकी पार्टी का नाम आ जाएगा और उसके बाद पोलिंग एजेंट का नाम। अब प्रवेश का समय, उनका प्रवेश कब शुरू हुआ, मान लिया कि 6 बजे वो सुबह आ गए, उसके हस्ताक्षर करवा देंगे। निकासी का समय, मान लिया कि शाम के 6 बजे वो निकलते हैं और उसके बाद उनके हस्ताक्षर कर लेंगे। तो इस प्रकार से अनुलग्नक 17 को भी आप कंप्लीट कर देंगे। तो ये कुछ अनुलग्नक हैं, कुछ प्रपत्र हैं जो पीठासीन अधिकारी महोदयों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और उनको भरने का जो तरीका है वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो साथियों, आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको किस प्रकार बताने का प्रयास किया कि पीठासीन अधिकारियों के द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पत्रों को आप किस प्रकार बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएँ, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि यह देश भर के शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाता रहता है। धन्यवाद।